हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पिछली किस्त में आपने जाना था कि पाकिस्तान में जब डेडलॉक हुआ तो 7 घंटे की बंद कमरा मीटिंग में क्या बातें हुई और काकड़ फार्मूला कैसे सामने आया, नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत कैसे खत्म हुआ और कैसे एक ऐसा शख्स मुल्क का वजीर आजम बन गया जिसके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं था। 27वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सदी का सबसे बड़ा गबन किसे कहा गया और नवाज शरीफ को शेर का इंतखाबी निशान ना चाहते हुए भी कैसे मिला। मोइनुद्दीन कुरैशी को पाकिस्तान की तारीख में पैराशूट वजीर आजम कहा जाता है, लेकिन इस पैराशूट वजीर आजम ने सदर वसीम सज्जाद की इजाजत से एक बहुत बड़ा काम किया और वो ये कि बैंकों से कर्जा खोरों और कर्जा माफ करवाने वालों की खुफिया फहरिस्त शाया करवा दी। इस लिस्ट में मार्च 1985 से तब तक तमाम ऐसे अफराद के नाम दर्ज थे जो कौम की दौलत लूटने में किसी न किसी तरह शरीक रहे थे। कर्जे लेकर माफ कराने वालों की ये फहरिस्त दबाका खेज थी। इनमें आसिफ अली जरदारी, उनके वालिद हाकिम जरदारी, जनरल अयूब के बेटे गोहर अयूब की फैमिली, शहबाज शरीफ, उनके भाई अब्बास शरीफ, जफरुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और रबानी खर जैसी शख्सियात शामिल थी। कर्जा लेकर हड़प कर जाने वालों का फ्रॉड इतनी बड़ी सतह का था कि अखबारात ने इसे सदी का सबसे बड़ा गबन करार दे दिया। अखबारात के मुताबिक 60 अरब रुपए का कर्जा वापस नहीं किया गया, जबकि 1.5 अरब से ज्यादा कर्जा माफ भी करवाया गया था। अब कर्जा खोरों की फहरिस्तें जारी करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि उनसे कर्जे वापस लिए जाते या उन्हें नाअहल करके सजाएं दी जाती या फिर उनकी जायदादें फरोख्त करके पैसे वापस लिए जाते। इन सब बातों का ऐलान हुआ, बल्कि वजीर आजम ने तो ये भी कह दिया कि कर्ज हड़प करने वालों को इस बार इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, लेकिन बाद में इन सब कर्जाखोरों को कर्जे वापस करने के महज वादों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। करप्शन के कल्चर को बेनकाब करने के लिए निगरान वजीर आजम ने प्लॉट्स की तकसीम वाली फहरिस्तें भी शाया करवा दी। इस लिस्ट के मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने अपनी वजारत उज़्मा के 20 माह में 561 प्लॉट्स करीबी लोगों में तकसीम किए, जबकि इसी लिस्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने 2.5 साला दौर में 23 प्लॉट्स तकसीम किए। इस दौर में टैक्स चोरों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हुई। ऐसी कार्रवाइयों का सामना सिर्फ सियासी शख्सियात को ही नहीं करना पड़ा था, बल्कि फिल्मी दुनिया के अहम सितारे भी इसकी लपेट में आए। मारूफ अदाकार अफजाल अहमद, फिल्मी हीरोइन बाबरा शरीफ और सलमा आगा के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करके उनकी जायदादों की कुर्की के नोटिस जारी हुए। पंजाब के मशहूर लोक फनकार अताउल्लाह ईसा खेलवी ने हुकूमती कार्रवाई से बचने के लिए अपने हिस्से का टैक्स फौरी अदा किया। मोइनुद्दीन कुरैशी ने टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार ज़रई टैक्स भी लागू किया। इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ के दौर की महंगी स्कीमों को भी खत्म कर दिया। नवाज शरीफ के मंसूबे मोटरवे को भी निगरान हुकूमत ने अच्छी नजर से नहीं देखा, बल्कि इसका डिजाइन तब्दील करके कुछ पैसे बचाए। मुआशी मैदान में निगरान हुकूमत ये सब काम इसलिए कर रही थी क्योंकि टेक्नोक्रेट्स की ये हुकूमत इसी काम के लिए कायम की गई थी। लेकिन आईनी तौर पर इस हुकूमत का असल काम इलेक्शन का बरवक्त और शफाफ इनेकाद था, जिस सिलसिले में 2 खदशात सर उठा रहे थे। पहला तो ये कि हुकूमत लंबी मुद्दत के मुआशी मंसूबे पेश कर रही थी, जिससे सियासी जमातों में ये शक जड़ पकड़ रहा था कि शायद इलेक्शन मुलतवी करने की कोई साजिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात वक्त पर करवाने की यकीन दहानी एक दूसरे को करवाते रहते थे। दूसरा खदशा मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात थे। शिया सुन्नी फसादात अपने अरूज पर पहुंच चुके थे। दहशतगर्दी के कई वाकयात में 20 लोग जान से जा चुके थे। 4 अगस्त को लाहौर में ऊपर तले 2 बम धमाकों से शहर लर्ज उठा। 2 सितंबर को लाहौर चुबुर्जी की एक मस्जिद में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके नमाजियों को शहीद कर दिया। जान से जाने वालों में जनरल ज़ियाउल हक का भांजा भी शामिल था। सिर्फ लाहौर ही नहीं,
कराची समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही थीं, लेकिन जिस हादसे ने सियासी जमातों में एक खौफ की लहर दौड़ा दी वो और ही कुछ था। हुआ कुछ यूं कि सदर मुस्लिम लीग पंजाब और साबिक वजीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई एक जलसे में खिताब के लिए मियां चन्नू से गुजर रहे थे, जहां उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोका गया और उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कुछ लोगों ने कत्ल का इल्जाम बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर लगाया, लेकिन ये इल्जाम बेबुनियाद निकला क्योंकि ये एक जाती रंजिश बल्कि गलत फहमी की बुनियाद पर किया गया कत्ल था, जिसके मुलजिम पकड़े गए और उन्हें सेंट्रल जेल मुल्तान में सजाए मौत भी हुई। फिरका वाराना दहशतगर्दी के तमाम खदशात के बावजूद निगरान सदर और वजीर आजम बार बार एक बात कह रहे थे कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और इतने शफाफ होंगे कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकेगा। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो आने वाले इंतखाबात के मरकजी किरदार थे, मगर दोनों ही को इंतखाबात में कुछ मसाइल का सामना भी था। नवाज शरीफ के साथ पहला बड़ा मसला तो ये हुआ कि उनकी ताकत तकसीम हो गई। वो यूं कि नवाज शरीफ जिस वोट बैंक पर वजीर आजम बने थे वो 3 बुनियादों पर खड़ा था। एक IGI का इत्तेहाद, दूसरी चीज थी मजहबी वोट बैंक, तीसरा था मुस्लिम लीग का अपना वोट बैंक। अब हुआ ये कि IGI इसलिए खत्म हो गई कि कुछ जमातों के बकौल नवाज शरीफ मुल्क में इस्लामी निजाम के निफाज में नाकाम हो गए थे। मजहबी हलकों की सपोर्ट भी इसलिए कम हो गई कि काजी हुसैन अहमद ने मजहबी जमातों का नया इत्तेहाद इस्लामिक फ्रंट के नाम से बना लिया था। ये इत्तेहाद एक बार फिर इस्लामी असूलों वाली हुकूमत कायम करने के लिए चंदा मांग रहा था। अब रह गई पीछे मुस्लिम लीग, लेकिन ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, मुस्लिम लीग जुनेजो उर्फ चट्ठा ग्रुप और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप। लेकिन सिर्फ ये 3 मसले ही नहीं थे, बल्कि एक दिलचस्प मसला साइकिल की सवारी का भी था। मसला ये था कि नवाज शरीफ और चट्ठा ग्रुप दोनों मुस्लिम लीग का निशान साइकिल हासिल करना चाहते थे। जब दलाइल से कोई फैसला ना हुआ तो कुरानंदाजी हुई। कुरानंदाजी में नवाज शरीफ का शेर निकल आया। ये मुस्लिम लीग नून के लिए, जो पहली बार एक पार्टी की हैसियत से तनहा इलेक्शन लड़ रही थी, बड़ा धचका था, क्योंकि वो मुल्क जिसके ज्यादातर वोटर कम तालीम याफ्ता हों और मीडिया भी आजकल की तरह आम ना हो, वहां एक नए इंतखाबी निशान पर वोट लेना बहुत मुश्किल काम था। बहरहाल उन्होंने एहतजाजन भारी दिल के साथ ये फैसला कबूल किया। आप हैरान होंगे, लेकिन ये तारीखी वाकया है कि शेर का जो निशान आज नून लीग की पहचान है, उसे तब्दील करवाने के लिए नवाज शरीफ खुद अदालत गए थे, लेकिन वहां भी बात न बन सकी। यानी शेर का इंतखाबी निशान नवाज शरीफ ने खुद नहीं लिया, बल्कि एक तरह से उनके सर थोप दिया गया था। इलेक्शन 1993 की दूसरी अहम शख्सियत बेनजीर भुट्टो भी एक लिहाज से खुशकिस्मत और एक लिहाज से कुछ मुश्किल में थी। खुशकिस्मत इस तरह कि पंजाब में मुस्लिम लीग का एक बड़ा धड़ा चट्ठा ग्रुप पीपल्स पार्टी के साथ मिल चुका था, जिसकी वजह से PP की पंजाब में पोजीशन बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन वो मुश्किल में इस तरह थी कि सिंध में उनकी मां और भाई मुर्तजा भुट्टो उनके साथ नहीं, उनके मुकाबले में खड़े थे। दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मुर्तजा भुट्टो की सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ने मंजूर करते हुए उन्हें मुक्के का इंतखाबी निशान भी दे दिया था। बेनजीर की वालिदा नुसरत भुट्टो पूरी तरह अपने बेटे मुर्तजा भुट्टो के साथ थी और अपनी बेटी की मुखालफत कर रही थी। इलेक्शन से पहले एक तरफ फिरका वाराना कत्लो गारत जारी था, तो दूसरी तरफ सियासी जमातें खुलकर मजहब को इस्तेमाल भी कर रही थी। नवाज शरीफ मस्जिद में ज़कात तकसीम करते और इसके बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाते। इलेक्शन सर पर थे, मुकाबला जोरों का था, चैलेंजेस बहुत बड़े थे। शायद यही वजह थी कि दोनों साबिक वज़ीर आज़म अवाम से ऐसे बड़े बड़े वादे कर रहे थे जिन्हें पूरे करना बहुत मुश्किल था। बेनजीर भुट्टो ने कहा कि वो लाहौर से इस्लामाबाद तक बुलेट ट्रेन चला देंगी, कराची में सबवेज बनवाएंगी, जबकि नवाज शरीफ पीली टैक्सी स्कीम के बाद पीला मोटरसाइकिल, पीला घर और पीले ट्रैक्टर देने के वादे कर रहे थे।
قاضی حسین احمد جنہیں اسلامک فرنٹ کے لیے کار کا نشان ملا تھا کہہ رہے تھے کہ ہمارا دور خوشحالی کا دور ہوگا جس میں سب لوگ کاروں میں سفر کیا کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کے یہ امیدوار دعوے تو کر رہے تھے لیکن یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ان کاموں کے لیے قومی خزانے میں پیسہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ انہی دعووں اور دہشت گردی کے واقعات سے گزرتے ہوئے 6 اکتوبر کا دن آ گیا۔ قومی اسمبلی کے انتخابات بینظیر بھٹو کے مطالبے پر فوج کی نگرانی میں ہوئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ MQM نے قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا، شاید اسی لیے پہلے مرحلے میں ٹرن آؤٹ 90 کی نسبت کم رہا۔ انتخابات کے فوری نتائج آئے تو پیپلز پارٹی کو 65 اور نون لیگ کو 56 سیٹس ملی۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ نواز شریف کو پاپولر ووٹس میں 4 لاکھ ووٹ زیادہ ملے۔ بظاہر پیپلز پارٹی کو معمولی برتری ملی تھی، لیکن انہوں نے چٹھا گروپ اور آزاد اراکین کو ساتھ ملا لیا، جس سے انہیں 121 اراکین کی حمایت مل گئی۔ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں اور نواز شریف اپوزیشن کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بینظیر بھٹو کے وزیر اعظم بنتے ہی معین الدین قریشی نے سوٹ کیس اٹھایا، پاکستان کی یادیں سمیٹی اور واپسی کا سامان باندھ لیا۔ لیکن نگران حکومت کے دوران ان کے کیے گئے اقدامات کا ایک فائدہ ہوا، وہ یہ کہ جب معین الدین قریشی پرائم منسٹر بنے تھے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 18 کروڑ ڈالر تھے، لیکن جب 3 ماہ بعد وہ واپس گئے تو یہ ذخائر 49 کروڑ ڈالر ہو چکے تھے، یعنی تقریباً 2.5 گنا زیادہ۔ انہوں نے جاتے ہوئے آخری پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی اور کہا کہ ان کی معاشی پالیسیوں کو جاری رکھا گیا تو ملک ترقی کرے گا۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی اور معین الدین قریشی سوٹ کیس سنبھال کر واشنگٹن واپس چلے گئے۔ وہ ایک غیر سیاسی آدمی تھے، اس لیے پھر کبھی پاکستانی سیاست میں واپس نہیں آئے۔ ان کا انتقال 2016 میں واشنگٹن میں ہوا اور وہ وہیں دفن ہے۔ ان دنوں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے۔ قومی اسمبلی کے بعد 9 اکتوبر کو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہوا، جن میں بلوچستان اور پنجاب میں مسلم لیگ نون، جبکہ سندھ اور سرحد میں PPP کو اکثریت ملی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی، سرحد میں نون لیگ کی مخلوط، جبکہ بلوچستان میں ذوالفقار مقصی کی اتحادی حکومت بنی۔ لیکن اکثریت کے باوجود نون لیگ پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکی۔ ہوا کچھ یوں کہ منظور وٹو، جن کے پاس صرف 16 سیٹس تھیں، انہوں نے آزاد اراکین کو ساتھ ملا کر ایک آزاد گروپ بنا لیا اور پیپلز پارٹی سے بارگین کی کہ اگر انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو وہ مرکز اور صوبوں میں PPP کی حمایت کریں گے۔ بینظیر بھٹو کو نون لیگ کسی طور قبول نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ آفر قبول کر لی اور 16 سیٹس والے منظور وٹو کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹ دے دیا۔ پنجاب اور مرکز محفوظ کرنے کے بعد اب پیپلز پارٹی کے لیے صرف ایک مسئلہ رہ گیا تھا اور وہ تھا صدر مملکت کا، اور وہ اس لیے اہم تھا کہ ابھی تک آئین میں ضیاء الحق کی آئینی ترمیم 58(2)B موجود تھی، جس کی مدد سے صدر جب چاہیں وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے تھے۔ غلام اسحاق خان 3 مرتبہ اور جنرل ضیاء الحق ایک بار ایسا کر بھی چکے تھے، یعنی اس ترمیم کے وجود میں آنے کے بعد کی تمام اسمبلیاں اسی آئینی نقطے کا شکار ہو کر ختم ہو چکی تھیں۔ اس لیے محترمہ بھٹو ایسا صدر چاہتی تھیں جو ان کا دل سے وفادار ہو۔ ایسے میں ان کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر اور دستے راست فاروق لغاری کو چنا گیا۔ ادھر مسلم لیگ نون نے قائم مقام صدر وسیم سجاد ہی کو نامزد کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں مجموعی طور پر مسلم لیگ کی سیٹس زیادہ تھی۔ اب بظاہر یہ بات یقینی معلوم ہوتی تھی کہ مسلم لیگ کے امیدوار وسیم سجاد 22 ووٹوں کی برتری سے بآسانی صدر پاکستان بن جائیں گے، لیکن ہائے ری قسمت کہ نواز شریف یہاں بھی شطرنج کی بازی میں محترمہ بھٹو اور ان کے شوہر سے مات کھا گئے۔ آصف علی زرداری نے جوڑ توڑ کی صلاحیتیں دکھائیں، مسلم لیگ کے بندے اندر سے توڑے، آزاد امیدواروں کو بھی ساتھ ملایا اور فاروق لغاری کو 274 ووٹوں سے صدر منتخب کروا دیا۔ اس حکومت میں صدر مملکت کا دفتر
सूबा सिंध और पंजाब भी पीपल्स पार्टी के साथ था। बाहर से ये एक मजबूत हुकूमत थी, लेकिन अंदर से इतनी कमजोर भी थी कि बेनजीर भुट्टो की अपनी मां नुसरत भुट्टो से किसी तरह नहीं बन रही थी। यहां तक कि नुसरत भुट्टो को यह भी कहना पड़ा कि जितना जुल्म मेरी बेटी ने मुझ पर किया, इतना तो जियाउल हक ने भी नहीं किया था। ऐसा क्या हुआ कि बेनजीर भुट्टो के काफिले पर भुट्टो के जालों ने पत्थरों से हमला कर दिया। मोहतरमा भुट्टो रात की तारीकी में किससे मिलने जाया करती थी। मोहतरमा भुट्टो के दौर में उन्हीं के सगे भाई मुर्तजा भुट्टो को किसने और क्यों कत्ल किया, ये सब दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। क्या मैं पाकिस्तान से अब तक पाकिस्तान की दिलचस्प कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।